Dear students, welcome to my YouTube channel इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के विज्ञान के अध्याय 1 का भाग 3 करवाऊंगा। ध्यान से सुने। इससे पहले वाले भागों में हमने आपको बताया है आधारित फसल पद्धतियाँ कौन सी होती हैं तथा फसल किसे कहते हैं, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, मिट्टी तैयार करने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, बुआई किसे कहते हैं, बुआई के कौन से तरीके हैं तथा कौन से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या क्या हमें सावधानियां रखनी होती हैं। इस भाग में हम आपको करवाएंगे खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है खाद एवं उर्वरक देना। सबसे पहली बात है खाद या उर्वरक हम किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें हम मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अब हमने ये बताया खाद या उर्वरक का एक ही काम है, लेकिन इनमें अंतर क्या है। इनके अलग अलग नाम हैं, अंतर तो होगा ही। तो देखिए हम आपको बताते हैं इनमें क्या अंतर है। उर्वरक और खाद में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पहले हम आपको बताते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक। कार्बनिक कौन से पदार्थ होते हैं जो या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और जिन पदार्थों को हम फैक्ट्रियों में, प्रयोगशालाओं में बनाते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक मटेरियल या अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जो खाद मटेरियल है वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब प्राकृतिक पदार्थों से खाद को तैयार किया जाता है। और उर्वरक फैक्ट्रियों में या प्रयोगशालाओं में तैयार किया जाता है। दूसरी बात, उर्वरक से हमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से हमें ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस पार्शियली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सूक्ष्म जीवों तथा केंचुओं के अपघटन द्वारा हमें प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में ये पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक के अधिक उपयोग से हानि। देखिए हम कभी से कहते आते हैं कि भाई जो चीज़ें नेचुरल हैं वो अच्छी होती हैं, इसलिए खाद पौधों में लगाना अच्छा होता है। उर्वरक का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल हमें हानि पहुंचाता है। और ये हानि कौन कौन सी होती हैं? कृत्रिम उर्वरक अर्थात अकार्बनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण भी बढ़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और उर्वरकों का अधिक उपयोग आज जल प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक कारण हो चुका है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए उर्वरकों का कम इस्तेमाल करें और खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे जो फसल उगती है उसका इस्तेमाल करने से हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। खाद के लाभ। खाद के कौन कौन से लाभ होते हैं? खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मीन्स पानी को ज़्यादा बनाए रखना मिट्टी में
खाद के लाभ। खाद से क्या क्या लाभ होते हैं बच्चों? जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। मिट्टी के भुरभुरी एवं सरंध्र होने से गैसों का विनिमय सरलता से होता है। मीन्स जो श्वसन का प्रोसेस है वो आसानी से होता है। जैविक खाद से मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जो फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार आता है। नेक्स्ट आता है भाई उर्वरता बढ़ाने के अन्य तरीके। तो इसमें पहला आता है 2 फसल के बीच खेत को खाली छोड़ना। इसका क्या मतलब होता है? जैसे हमने एक फसल उगाई, आजकल क्या करते हैं, लगातार फसलों को उगाते रहते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। अगर हम एक फसल उगाने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें तो उसकी उर्वरता शक्ति नेचुरली प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है उर्वरक के बदले खाद का प्रयोग। अगर हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें तो भी ज़मीन की उर्वरता बढ़ जाती है। तीसरा होता है फसल चक्रण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें क्या होता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल का एकांतर क्रम में उगाया जाना फसल चक्रण कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं अल्टरनेटली, फसलों को अल्टरनेटली उगाया जाता है। जैसे अगर हमने एक सीज़न में गेहूं की फसल उगाई है तो नेक्स्ट सीज़न में हम उसमें गेहूं की फसल की बजाय फलीदार पौधों की फसल उगाते हैं। ऐसा क्यों? फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है तथा ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। इससे नेचुरल तरीके से हम ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर रहे हैं, जो कि हमारी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है सिंचाई। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। इसके बारे में हम विस्तार से हम भाग 2 में बता चुके हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ये जो चित्र दिखाए गए हैं ये सिंचाई की आधुनिक विधियों के चित्र हैं, जिसमें पहला है छिड़काव तंत्र तथा दूसरा है ड्रिप तंत्र। इनके बारे में भी उस वीडियो में विस्तार से बताया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं? देखिए, हमने बेशक सर्टिफाइड सीड लगा दिए, बहुत अच्छे से जुताई भी की, सब काम किए, उसके बावजूद कुछ अवांछनीय पौधे हमारे खेतों में उग जाते हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं। ये पौधे, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, जीवित रहने के लिए खेतों से पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात जो पोषक तत्व हमारी फसल वाले पौधों को मिलने चाहिए थे उनको अब खरपतवार ज़मीन से ले लेते हैं। इससे क्या नुकसान होगा? इससे ज़मीन में जो पोषक तत्व फसलों में जाने चाहिए थे वो खरपतवार ने ले लिए, तथा इससे हमारी फसल की प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट आता है। और क्या हो सकता है? ये जो खरपतवार होते हैं इनके बीज कई बार विषैले भी होते हैं। जिस टाइम पे हमारा अपनी फसल की कटाई करते हैं इनके बीज भी उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। विषैले होने के कारण ये हमारे लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए खरपतवार वाले पौधों को हमारे खेतों से हटाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। खरपतवार को हम अपने खेतों से कैसे हटा सकते हैं? पहला तो खरपतवार को हमारे खेतों से हटाने को हम निराई कहते हैं। खेतों की निराई करने का मतलब है हमें उनसे
खरपतवार के पौधों को बाहर निकालना है। तो इनको कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है मैनुअली, मीन्स हम हाथ से खींच के पूरे उस पौधे को निकाल के फेंक दें, या फिर दूसरा तरीका होता है रसायनों का या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करना। ये केमिकल्स, ये रसायन क्या कर देते हैं? ये हमारी फसल वाले पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि जो खरपतवार वाले पौधे उगे हुए होते हैं ये उनको नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही खरपतवार नाशी या फिर जिनको हम वीडीसाइड्स भी बोलते हैं, उदाहरण हैं जैसे 2,4-D, नीम का अर्क आदि, जिनको हम एज ए वीडीसाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कटाई। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उन पौधों को हम खेत से काट लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम कटाई कहते हैं। अर्थात खेतों में फसल के तैयार हो जाने के बाद उसे काटना पड़ता है तथा फसल को काटना ही फसल की कटाई कहलाता है। कटाई में या तो हम पौधों को जड़ से उखाड़ेंगे या फिर एक पारंपरिक तरीके में जिसमें हम एक ऐसे औजार का यूज़ करते हैं जो आगे से हंसिया जैसा होता है, उसको हम दरांती बोलते हैं। इस दरांती की मदद से हम पौधों को धरातल के नज़दीक से काट लेते हैं। फसल की कटाई के लिए एक मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। आजकल जैसे खेतों में कटाई होती है, आप देखते होंगे बड़ी बड़ी मशीनें आई रहती हैं। उन मशीनों को हम कंबाइन बोलते हैं। ये मशीनें क्या करती हैं? ये मशीनें कटाई भी करती हैं तथा थ्रेशिंग भी करती हैं। थ्रेशिंग क्या होता है? कटाई के बाद फसल से दाने और भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। इन मशीनों को कंबाइन इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये दो काम एक साथ करती है, फसल की कटाई का भी और थ्रेशिंग का भी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, ये कंबाइन का चित्र है। नेक्स्ट आता है भंडारण। जब फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, उनसे जो उत्पाद हमें लेना वो ले लेते हैं। उस समय उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको पहले हम धूप में सुखा लेते हैं तथा धूप में सुखाने के बाद उसको हम जूट के बोरों में भरकर गोदामों में भंडारित कर लेते हैं, या फिर इनको भंडारित करने के लिए साइलोज का इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसा कि इस दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं, ये बड़े बड़े बीन्स होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, जिनमें अनाज को भंडारित किया जाता है तथा इनमें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके फ्यूमिगेशन, जिसको हम धूमीकरण भी बोलते हैं, ऑटोमेटिकली इनमें मॉइस्चर भी मेंटेन रखा जाता है। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। लार्ज स्केल पर अनाज को भंडारित करने के लिए साइलोज का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।